आइए आज फिर से एक नए क्लास की शुरुआत करते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि इस साल सभी सरकारी स्कूल का 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक का सभी किताब बदल चुका है और नया किताब आने से शिक्षकों के साथ साथ बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है प्रश्न उत्तर बनाने में, क्योंकि पुराना किताब था तो सभी तरह का प्रश्न हल हो जाते थे, लेकिन नया किताब आया तो बहुत परेशानी है। तो इसीलिए मैं आज से क्लास 7 का साइंस उठाया हूँ, यानी विज्ञान, और उसके सभी प्रश्नों को हल करूंगा। तो आज पहला चैप्टर उठाया हूँ जिसका क्या नाम है, पादपों में पोषण। पादपों में पोषण। तो आइए सबसे पहले इसको क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। पादपों में पोषण। पहला प्रश्न क्या है कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी जीव हो उसको खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है, आखिरकार वो खाना क्यों खाते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है उनको खाना खाने की, बिना खाने खाए बगैर क्यों नहीं रह सकते, इसका कारण क्या है। तो सबसे मुख्य पॉइंट क्या है कि सभी को काम करने के लिए, पहला पॉइंट, पहला का उत्तर है, पहले प्रश्न का उत्तर है, पहला पॉइंट है कि सभी को कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा की जरूरत होती है सभी को कार्य करने के लिए, यानी सभी को क्या, सभी जीवों को लिखिए, ऐसे लिखिए, सभी जीवों को, सभी जीवों को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। तो ऊर्जा हमें किससे मिलती है, भोजन से मिलती है। दूसरी बात है कि खाद्य की आवश्यकता क्यों पड़ती है, शरीर के निर्माण के लिए, शरीर के निर्माण के लिए, शरीर के निर्माण के लिए, शरीर के निर्माण के लिए। तो बात समझिए कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि कार्य करते हैं तो उनको क्या चाहिए, ऊर्जा। ऊर्जा किससे मिलता है, भोजन से मिलता है, इसीलिए खाद्य की जरूरत होती है। शरीर के निर्माण के लिए, जैसे शरीर के निर्माण के लिए कि अब कोई व्यक्ति है वो भोजन खाएगा ही नहीं तो उसके शरीर का निर्माण होगा कैसे। तो प्रत्येक व्यक्ति, छोटा से छोटा जीव से लेकर बड़ा से बड़ा जीव, सभी के शरीर का निर्माण किसके द्वारा होता है, भोजन के द्वारा होता है, इसलिए उसे भोजन की आवश्यकता होती है। और कई पॉइंट हो सकते हैं, जैसे शरीर का कोई भी अंग हो, शरीर की टूटी फूटी अंग को मरम्मत के लिए कहने का मतलब है कि जैसे हमारा शरीर किसी प्रकार से टूट जाता है कोई भी, तो वो मरम्मत उसका होगा कैसे, जब तक हम लोग भोजन नहीं करेंगे तो उसका मरम्मत कैसे, यानी कि सही दवाई के साथ साथ भोजन जरूरी है। इसीलिए डॉक्टर हमें क्या सलाह देता है कि पहले आप भोजन कीजिए उसके बाद दवा खाइए, क्योंकि दवा तभी फायदा करेगा जब आप खाना खाइएगा। खाना ही नहीं खाइएगा तो कितना भी दवा खा लीजिए वो कितना फायदा करेगा। तो शरीर अगर जो किसी प्रकार का विकार है, शरीर में टूट फूट गया है, तो उसके मरम्मत के लिए क्या जरूरी है, भोजन जरूरी है। दूसरी बात, शरीर का जो क्रियाकलाप है, शरीर के क्रियाकलाप के लिए, यानी शरीर का जो क्रियाकलाप है, सभी तरह का जो, जैसे सोना, जागना, दौड़ना, सभी तरह के कार्य हैं, उसके लिए भी भोजन क्या है, जरूरी है। तो याद रखिएगा कि जीवों के लिए खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है, तो सभी जीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है जो उसे भोजन से मिलती है। दूसरी बात, शरीर के निर्माण के लिए, जब तक कोई जीव भोजन नहीं करेगा तो उसके शरीर का निर्माण नहीं हो पाएगा। तीसरा है शरीर के टूटी फूटी अंग को मरम्मत के लिए, अगर जो किसी जीव का शरीर टूट फूट गया है या कोई तरह का विकार है उसे सही करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
भोजन करना ही पड़ेगा। चौथी बात है कि शरीर का क्रियाकलाप, जितने भी क्रियाकलाप हैं, अगर जो आप देखिएगा कि कभी आप 4 दिन नहीं खाना खाइएगा तो आपसे चलने में भी परेशानी होगा, आपको ढंग से दिखाई नहीं देगा, अंधेरा छा जाएगा आंखों तले, कमजोरी सा महसूस होने लगेगा। तो इसीलिए शरीर के क्रियाकलाप के लिए क्या जरूरी है? भोजन जरूरी है। तो आप इसी तरह से उत्तर लिखिएगा, ढंग से लिखिएगा, ताकि टीचर चेक करे तो उन्हें लगे कि नहीं स्टूडेंट ने लिखा है। तो किस तरह से लिखिएगा? सभी जीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, शरीर के निर्माण के लिए, शरीर की टूटी फूटी अंग को मरम्मत के लिए और शरीर का क्रियाकलाप के लिए क्या किसकी जरूरत है? खाद्य की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न है, परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या है? परजीवी या मृत जीवी। तो आइए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। परजीवी, अमृत जीवी। सरल भाषा में इसे समझिए, परजीवी और मृत जीवी। परजीवी मतलब होता है, एक तरह से कह सकते हैं, पर माने दूसरा, पर माने दूसरा। अमृत माने मरा हुआ, मृत माने मरा हुआ, पर माने दूसरा। यानी वैसे जीव जो अपने जीवन यापन के लिए, वैसे जीव जो अपने जीवन यापन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वैसे जीव जो अपना जीवन यापन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? परजीवी कहा जाता है। एक है मृत जीवी। मृत जीवी किसे कहते हैं? वैसे जीव जो अपने जीवन यापन के लिए मरे सड़े गले चीजों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मृत जीवी कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, परजीवी जो अपना जीवन यापन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जबकि मृत जीवी अपना जीवन यापन के लिए मरे सड़े गले चीजों पर निर्भर रहते हैं। परजीवी हैं, परजीवी हैं जो सजीवों से पोषण प्राप्त करते हैं, जबकि मृत जीवी मरे हुए जीव या सड़े गले चीजों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो समझ में आ गया कि परजीवी और मृत जीवी में अंतर क्या है। अब कहिएगा कि ये कहां दिखाई देते हैं परजीवी? तो देखिए, परजीवी प्रायः सजीवों के शरीर के बाहर या भीतर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जबकि मृत जीवी रहते हैं जो मरे या सड़े गले चीजों के ऊपर या भीतर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा परजीवी और मृत जीवी में अंतर, यानी परजीवी किसे कहते हैं और मृत जीवी किसे कहते हैं। तो परजीवी किसे कहते हैं? जो अपने जीवन यापन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परजीवी कहा जाता है। मृत जीवी किसे कहते हैं? जो अपना जीवन यापन के लिए मरे सड़े गले चीजों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें मृत जीवी कहा जाता है। परजीवी जो सजीवों से पोषण प्राप्त करते हैं, मृत जीवी मरे जीव या सड़े गले चीजों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। परजीवी प्राय सजीवों के शरीर के बाहर या भीतर रहते हैं। मृत जीवी भी वैसे मरे सड़े गले चीजों के अंदर या बाहर रहते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
कॉपी में अच्छे से लिखिए और इसी तरह से लिखिए। आप लोग किताबी भाषा कभी मत लिखिए। अगर जो किताबी भाषा लिखिएगा तो आपको समझ में कम आएगा। दूसरी बात, आपको रट्टा मारना पड़ेगा। जनरल जो आपका भाषा है उसी भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए, सब दिन याद रहेगा। कोई भी प्रश्न को आप अपने तरह से लिखिए, अपने तरह से याद कीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि जो किताब में लिखा है वही याद करना है। किताबी भाषा नहीं रटिए, किताबी भाषा लिखिएगा, रटना पड़ेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आप पत्ती में मंड यानी कि स्टार की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। आप पत्ती में मंड यानी स्टार्स जो होता है उसकी उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी पत्ती में मंड या स्टार्च है कि नहीं, इसकी उपस्थिति का परीक्षण आप कैसे करेंगे। तो आइए अच्छे से समझते हैं कि कैसे परीक्षण हम कर सकते हैं। पत्तों में ऐसे लिखेंगे, पत्तों में मंड की उपस्थिति का परीक्षण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, प्रश्न उत्तर लिखने का अपना अपना तरीका होता है। जैसे कोई बच्चे डायरेक्ट ही नहीं, ये लिखना जरूरी होता है। इससे क्या होता है ना कि क्वेश्चन का आंसर देखने में अच्छा लगता है। कोई पढ़ने वाला कहेगा कि नहीं स्टूडेंट अच्छे से लिखा है, इस चीज को समझिए कि इसका नजरिया बदल जाता है। प्रश्न अच्छा लगता है देखने में, एक तरीका होता है। यही एक तरीका होना चाहिए ढंग से। ये किसी भी प्रश्न को ढंग से लिखने का तरीका है। फिर डायरेक्ट आप मंड की उपस्थिति का जांच कैसे करेंगे, डायरेक्ट आप आंसर लिख दीजिए, नहीं। लिखिए कि पत्तों में मंड की उपस्थिति का परीक्षण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, जब किताबी से क्या है कि हरे आप पत्ती में मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे, या कह सकते जब आयोडीन मंड के संपर्क में आता है तो यह नीला गहरा रंग छोड़ता है। कहने का मतलब क्या है कि जब आयोडीन को मंड के संपर्क में लाया जाता है तो यह कैसा रंग छोड़ता है, गहरा नीला या नीला, ऐसे गहरा नीला रंग, गहरा नीला रंग छोड़ता है। कैसा होता है, जब आयोडीन मंड के संपर्क में आता है तो यह गहरा नीला रंग छोड़ता है। और इस बात को आप जानकारी रखिए कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जब आयोडीन मंड के संपर्क में आता है तो यह गहरा नीला रंग छोड़ता है। और इसका क्या विशेषता लिख सकते हैं, पोषण या कह सकते हैं, चलिए अपने मन से लिखते हैं, या तो हम कह सकते हैं कि पत्तियों पर हम आयोडीन की बूंदें गिराकर मंड की उपस्थिति, जिसे स्टार्च बोला जाता है, मंड की उपस्थिति की जांच
कर सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि एक तो ये हुआ कि जब हम पत्तियों पर आयोडीन की बूंदें गिराएंगे तो मंड की उपस्थिति का जांच हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मंड के ऊपर आयोडीन की बूंदें गिराई जाती है तो वह कैसा रंग छोड़ता है? गहरा नीला रंग छोड़ता है। इस तरह से हम पत्तों में मंड की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। यानी जैसे ही हम, इस तरह से आपको नहीं लिखना है तो इस तरह से लिखेगा कि जैसे ही हम मंड के ऊपर आयोडीन की बूंदें गिराते हैं तो वह गहरा नीला रंग छोड़ता है। इससे हमें पता चलता है कि पत्तों में मंड की उपस्थिति है या नहीं। इस प्रकार हम पत्तों में मंड की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। समझ में आया किस तरह से लिखना है? मेन पॉइंट क्या हुआ कि आयोडीन की बूंद गिराना है, किस पे? मंड पे। उसी समय हमें पता चल जाएगा कि पत्तों में मंड की उपस्थिति है या नहीं। अगला प्रश्न है कि हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी हरे पौधों में खाद्य संश्लेषण, यानी कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाद्य संश्लेषण होता है, प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो एक वीडियो में मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। तो सबसे पहले इसका संक्षिप्त विवरण देखते हैं। क्या लिखेंगे? हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो लिख सकते हैं हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण होता है। ये तो बात सबको पता है कि हरे पौधों में किसके द्वारा भोजन का निर्माण होता है? पौधों में तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण होता है। ये बात हम लोग पहले से जानते थे, लेकिन होता किस प्रकार के? यही कह रहा है कि संक्षिप्त विवरण दीजिए, यानी डिटेल में नहीं कह रहा है, संक्षिप्त शॉर्टली रूप से कह रहा है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो लिखेंगे इसे दूसरा पॉइंट कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य से प्रकाश तथा पृथ्वी से जल और खनिज लवण लेकर अपना भोजन तैयार करते हैं। क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य से प्रकाश तथा पृथ्वी से जल और खनिज लवण लेकर अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान, ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रक्रिया के दौरान पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और सॉरी इस प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जबकि ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, यानी कहने का मतलब है कि छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम किस प्रकार से होता है, क्या क्या करते हैं कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य से प्रकाश तथा पृथ्वी से जल और खनिज लवण लेकर अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जबकि ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, यानी कि छोड़ते हैं। तो इतना तक बात आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम किस प्रकार होता है। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी चित्र के द्वारा दर्शाइए, ऐसे लिखिए नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आप लिखिए नहीं, चित्र के द्वारा आप स्पष्ट कीजिए, हमें चित्र बनाकर बताइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। तो ये बात तो हम लोग को पता ही है कि पौधे नहीं रहेंगे तो हमें भोजन किससे मिलेगा। पौधे हमारे मूलभूत स्रोत हैं ही। ऐसा नहीं कि पौधे से ही हमें भोजन मिलता है, जीव जंतुओं से भी मिलता है। जैसे मांस खाना हो तो क्या पौधे से मांगेंगे? नहीं ना, मांस के लिए जीवों पर निर्भर है। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण किसी प्रवाह चित्र के सहायता से दर्शाए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। तो देखिए, खाद्य श्रृंखला एक प्रकार का होता है। आप लोग पढ़े होंगे खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला इसमें क्या होता है, आप लोग जैसे पहले जानते होंगे कि खाद्य श्रृंखला क्या होता है। जैसे होता है घास को खाता है कीट को खा जाता है जैसे मेढक, अब मेढक को खा जाता है सांप। तो ये क्या है? खाद्य श्रृंखला है। क्या है? खाद्य श्रृंखला है। यानी इस प्रकृति में हर किसी को कोई ना कोई खा रहा है। इस प्रकृति में हर कोई ना कोई किसी जीव को खा रहा है। जैसे हम लोग किसी को खा रहे हैं तो हम लोग को भी कोई खाने वाला है। अगर जो घास को ही खा रहा है तो घास को भी खाने वाला है, जो घास को खा रहा है उसको भी कोई खाने वाला है। तो इस तरह से क्या बनता है? खाद्य श्रृंखला बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। तो इस प्रश्न में यही कह रहा है कि किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। तो जैसे हम चित्र के द्वारा हम लिख देते हैं, आप लोग चित्र स्वयं बना लीजिएगा। जैसे कि एक शेर है, पहले हम घास ले लेते हैं। घास भी एक क्या है? पौधा है। इसे खा रहा है हिरन, इसे खा रहा है शेर। तो इतना ही आप समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए, पौधा है, घास एक तरह का क्या है? पौधा है। इसे पौधा की श्रेणी में हम रखते हैं कि घास एक पौधा है। पौधा को खा रहा है हिरन, हिरन को खा रहा है शेर। तो अब यहां से आते हैं कि शेर तो हिरन को खा रहा है, शेर निर्भर है हिरन के ऊपर, पर हिरन है किस पर निर्भर? पौधे के ऊपर निर्भर है। यहां हम घास ना लिखे पौधा को ही लिख देते हैं। चलिए कि पौधा, किसी भी चीज का पौधा हो, वो हिरन खा रहा है। तो हिरन खा रहा है, हिरन को शेर खा रहा है। तो हम जानते हैं कि शेर किस पर निर्भर है? हिरन के ऊपर निर्भर है। लेकिन हिरन किसके ऊपर निर्भर है? पौधा के ऊपर निर्भर है। तो मूलभूत स्रोत क्या है? पौधा है। मूलभूत स्रोत क्या है? कई भी जीव जंतु का हम उदाहरण ले सकते हैं। इसमें कहा है कि आप चित्र के द्वारा दर्शाइए। तो चित्र हम नहीं बना रहे हैं, बल्कि आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं
कि पेड़ पौधा ही मूलभूत स्रोत क्यों है। जैसे हम ले लेते, अभी क्या उदाहरण दिए कि जैसे घास, कीट हो गया, मेढक हो गया, सांप हो गया, और सांप को मोर खाता है। आप लोग जानते होंगे कि मोर सांप को खा जाता है। तो देखिए, ये इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है, ये अंत में किस पर डिपेंड है। घास ना लिख के हम अगर जो पौधा लिख दें तो क्या किस पे अंतिम स्रोत क्या है कि पौधा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, आप लोग इस तरह से चित्र सभी का बना के आप दर्शा सकते हैं कि सभी जीव जंतु हैं जो अंततः उनका मेन स्रोत क्या है, पौधा है। क्या है, पौधा है। तो प्रश्न हमसे यही पूछ रहा था कि किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस तरह से चित्र बना के आप दर्शा सकते हैं कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। चित्र आप बना लीजिएगा स्वयं। आप लोग को चित्र बनाने आता है, मुझे भी बनाना आता है, पर देखिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि एक वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म किया जाए, एक चैप्टर। इसीलिए मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूं कि जितना जल्दी, ज्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसीलिए जितना जल्दी मैं चैप्टर खींच रहा हूं। आप लोग अच्छे से समझिए। नहीं समझ में आएगा फिर से आप कमेंट कीजिएगा। कहीं परेशानी हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ हमें यहाँ दिक्कत है, हम उसका सोल्यूशन जरूर करेंगे। अब कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, तब वे सभी जीव जंतु, इससे नहीं रिलेटेड, ऐसे जानिए कि वे सभी जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं, स्वपोषी। तो इसमें क्या बाहर आएगा, स्वपोषी। क्या होगा, स्वपोषी। दूसरा कह रहा है पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण डैश के रूप में किया जाता है। तो स्टार्च यानी कि मंड के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, मंड के, इसको स्टार्च भी बोल सकते हैं आप, के रूप में किया जाता है। तीसरा है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे। तो देखिए प्रश्न को आप अच्छे से समझिए, थोड़ा सा घुमाया, अपने भाषा में न लिख के थोड़ा सा क्या किया है, किताबी भाषा में लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा, रंग न लिख के क्या लिखा है, वर्णक लिखा है। अब स्टूडेंट सोचेगा कि ये वर्णक क्या होता है, हम तो जानते हैं कि कलर में रंग होता है, यहाँ पिगमेंट दिया हुआ यानी वर्णक। तो वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल। यानी पत्तों में हरा रंग होता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो किस रंग के वर्णक होता है, हरा रंग का वर्णक होता है। चौथा में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से डैश लेते हैं तथा डैश का उत्पादन करते हैं। तो जब पर अभी बताया आप लोग की कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जबकि ऑक्सीजन मुक्त करते हैं यानी कि छोड़ते हैं। तो क्या भराएगा, पहले में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे में ऑक्सीजन। अब सही गलत पे सातवां है, करा निम्न कथनों से संबंध पारिभाषिक शब्द बताइए। निम्न कथनों से संबंध पारिभाषिक शब्द बताइए।
तो कह रहा है पीत दुर्बल तने वाला परजीवी। परजीवी ये चीज, हम परजीवी का उदाहरण नहीं दिए थे। परजीवी होता है, जैसे उदाहरण ले लेते हैं, हमारे गांव में होता है अमर लत्ता, हम लोग बोलते हैं अमर लत्ता, उसे बोलते हैं जिसका जड़ी न पत्ता, उसका नाम है अमर लत्ता। लेकिन किताबी भाषा में इसे क्या बोला जाता है? अमर बेल। क्या बोला जाता है? अमर बेल। हमारे गांव देहात में क्या बोला जाता है? अमर लत्ता, कि जिसका एक बुझ बुझाया जाता है, कि जिसका जड़ी न तो पत्ता, वह क्या कहलाता है? तो अमर लत्ता। लेकिन किताबी भाषा में क्या कहा जाता है? अमर बेल। तो कह रहा है कि पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप कौन सा है? तो कौन सा होगा? अमर बेल, यानी कि अमर लत्ता। सातवां के ख कह रहा है कि एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। क्या है? जिसमें स्वपोषण और विषम पोषण दोनों पाया जाता है, यानी सम पोषण भी पाया जाता है, विषम पोषण, तब घटपर्णी इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घटपर्णी। घटपर्णी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीचर प्लांट। पीचर प्लांट ये क्या हो गया? घटपर्णी का पौधा। घटपर्णी का पौधा। ये क है और ये सातवां का ख है। अब है ग। तो कह रहा है कि वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान विनिमय होता है। यानी आप लोग को पता है कि जैसे कोई चीज का हम पत्ती ले लेते हैं इस तरह से, तो इस तरह से रहता है रंध्र, जिसको अस्टोमाटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अस्टोमाटा, या तो अस्टोमेटा बोलते हैं, सबका अलग अलग स्टाइल है अपना बोलने का। इसे अस्टोमाटा बोलते हैं, जिसके द्वारा क्या होते हैं कि पत्तियां द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र हिंदी में, या इसको इंग्लिश में बोला जाता है अस्टोमाटा या अस्टोमेटा। क्या बोला जाता है? अस्टोमाटा। अब है आठवां में है सही और गलत बताना है, सही पर टिकअप करना है। तो कह रहा है कि अमरबेल किसका उदाहरण है? तो आप लोग को पहले ही बता चुका हूं कि अमरबेल किसका उदाहरण है। आठवां का पहला है कि अमरबेल किसका उदाहरण है? तो परजीवी का ना है जी, परजीवी। आप देखिएगा गांव में कि एक पतली तनी वाली रहती है, एकदम दुर्बल रहता है। दुर्बल कहने का मतलब कमजोर रहता है, कोई ताकतवर नहीं रहता है, पीला सा टाइप का रहता है। उसे अगर जो किसी वृक्ष पर थोड़ा सा भी फेंक दीजिएगा ना, थोड़ा सा फेंकिएगा, वो पूरे वृक्ष को क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। कवर करने के बावजूद वो तो क्या करता है? हरा पेड़ पौधा रहता है उसको सुखा देता है, क्योंकि जो भी उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो ये खींच लेता है और अपना धीरे धीरे बढ़ोतरी करता है। कहने का मतलब है जैसे एक जोंक देखे हैं आप लोग, जोंक। जोंक क्या करता है कि कोई व्यक्ति में सट गया, कोई व्यक्ति में सट गया, ये क्या करता है कि इस व्यक्ति से खून चूसता है, इस व्यक्ति से खून चूसता है और धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है, इसका आकार बढ़ता जाता है। जबकि इसका जो इसके शरीर से खून खींच रहा है वो व्यक्ति धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। अगर जो ज्यादा समय तक नहीं छुड़ाया जाए उस जोंक को, तो अंततः इस व्यक्ति का क्या होगा? मृत्यु हो जाता है। तो वैसे ही जोंक की तरह क्या है अमरबेल, कि कोई पौधा पर अगर जो इस तरह से उसको फेंक दिया जाए तो एक छोटा सा भी टुकड़ा रहता है तो पूरे पौधे को क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। अभी पौधा भोजन बनाता है या सब ग्रहण ही कर लेता है। तो जब पौधा भोजन, जैसे कहने का मतलब है कि हम खाना बनाएंगे और खाना कोई और खा लेगा, हम खाएंगे ही नहीं, तो क्या हम बचेंगे ज्यादा दिन तक? नहीं ना। तो वैसे ही पौधा होता है कि पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो करता है, भोजन तो तैयार करता है, लेकिन ये कौन खा लेता है? अमरबेल। कहने का मतलब है अमरलता जिसको हम लोग बोलते हैं, अमरबेल खा लेता है। यानी परजीवी है ना, दूसरों से ना अपना जीवन यापन कर रहा है, तो इसको क्या कर देता है? अंततः पेड़ को सुखा देता है। आगे है कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पौधा कौन सा है? तो घटपर्णी है। अभी ना बताएं जी कि क्या करता है घटपर्णी ना, कि एक तरह से आप लोग देखे होंगे, क्या सी का उदाहरण आपको दें कि जैसे मगरमच्छ होता है,
पानी में रहता है, मुंह खोले हुए रहता है, छोटा मोटा जीव उसको लगता है कि अरे ये तो गुफा है, जाता है उसके मुंह में, जैसे ही बैठता है वो मुंह को दबा लेता है, अपने जबड़े में उसको जकड़ लेता है। तो वैसा ही घटपर्णी का पौधा होता है। क्या करता है, लगता ही नहीं छोटे छोटे कीट पतंगों को कि ये कोई हमारे साथ बर्ताव करेगा या किसी तरह से हमारे साथ क्रिया करेगा। छोटे कीट पतंग उसके जाके पत्तों पर बैठते हैं और वो क्या पंख फैलाए जिस तरह से इंतजार करता रहता है मगरमच्छ कि आओ मेरे, मैं अपने गुफा खोल के रखा हूं, मुंह खोल के रखा हूं। और जैसे ही आता है उसके मुंह में बैठता है, वो क्या कर लेता है, बंद कर लेता है जबड़ा। वैसे ही क्या कर लेता है घटपर्णी का पौधा, कीट पतंग जैसे जाते वो अपने जो उसका होता है भोजन ग्रहण करने वाली युक्ति उसको क्या कर लेता है, बंद कर लेता है और उन छोटे छोटे जीवों का शिकार करता है। तो ये क्या होता है, घटपर्णी। क्या कहलाता है, घटपर्णी, जिसको बोलते हैं पीचर प्लांट। क्या बोलते हैं, पीचर प्लांट। देखिए नौमा में क्या है कि कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए। तो आप लोग को पता है कि क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल है। क्या क्लोरोफिल किस में पाया जाएगा, नौमा का है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल आप जानते हैं कि किस में पाया जाएगा जी, पत्ती में ना पाया जाएगा, हर एक चीजों में पाया जाता है ना क्लोरोफिल ज्यादातर। इसीलिए क्लोरोफिल किस में होगा, पत्ती में होगा। क्लोरोफिल किस में होगा, पत्ती में होगा। दूसरी बात है कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन किस में पाया जाएगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर पोषित नहीं, घटपर्णी नहीं, पत्ती तो होंगे या परजीवी नहीं, तो किसमें होगा, जीवाणु में होगा। किसमें, जीवाणु में। तीसरा क्या है, अमरबेल। अमरबेल क्या है, अमरबेल तो पहले ही बता चुके हैं कि अमरबेल क्या है, परजीवी है। अमरबेल क्या है, परजीवी है। अमरबेल परजीवी है। फिर क्या है, जंतु। जंतु तो जंतु क्या है, परपोषित, परजीवी तो नहीं, परपोषित। क्या होगा, परपोषित। और पांचवा क्या है, घीट। जंतु हो गया, अमरबेल हो गया, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल हो गया। तो कीटभक्षी, तो कीटभक्षी कौन है, यानी कीटभक्षी कहने का मतलब क्या होता है, पहले कीट, देखिए बच्चे तो पढ़ते हैं लेकिन उसे रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, समझ में नहीं आता है उनको, तो बस कीटभक्षी, कीटभक्षी, घटपर्णी, कीटभक्षी पौधा होता है। लेकिन कीटभक्षी का मतलब क्या होता है, आप लोग ये समझिए, कोई भी शब्द को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार कीटभक्षी लिखा हुआ है तो कीटभक्षी का मतलब क्या होता है। तो कीटभक्षी का मतलब होता है कीटों को भक्षण करने वाला। कहने का मतलब कि कीटों को मारकर अपना भोजन बनाने वाला, यानी कीटों को मारकर जो अपना भोजन कहलाता है, कीटों को मारकर जो अपना भोजन करता है वह क्या कहलाता है, कीटभक्षी। कीटभक्षी का अर्थ क्या हुआ, जो कीटों को मारकर अपना भोजन बनाता है, क्या कहलाता है, कीटभक्षी। तो कीटभक्षी पौधा कौन है, अभी बताए हम कि घटपर्णी है। कौन है, घटपर्णी। तो आप लोग को नौमा भी हो गया मिलान करने वाला, आप लोग अच्छे से मिलाइएगा, ध्यान दीजिएगा। 10वां सत्य और असत्य पर, सत्य और असत्य को चुने। दसवां क्या है, दसवां क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो आप लोग को पहले ही बता चुका हूं कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होता है, और यहां कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। तो क्या लिखेगा, असत्य।
क्या लिखिएगा? असत्य। पहला का क्या हो गया? असत्य। दूसरा क्या कह रहा है कि ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृत जीवी कहलाते हैं। नहीं नहीं, मृत जीवी का बताएं कि मरे गले चीजों से, और जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा वह क्या कहलाएगा? स्वपोषी। यहां मृत जीवी दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या प्रोटीन नहीं बनता है जी? तो गलत बात नहीं जी, सॉरी। क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है। सही, प्रोटीन नहीं है, ग्लूकोज से बनता है जी। क्या बनता है? ग्लूकोज। आगे कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। तो बात सही है, जब प्रकाश संश्लेषण, समझिए इस बात को, सिर्फ सत्य असत्य नहीं मिलाइए, हर प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है तब पेड़ पौधे क्या करते हैं? सूर्य से प्रकाश लेते हैं, यानी सौर ऊर्जा लेते हैं, यानी सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, और सूर्य से ऊर्जा लेते हैं और अपना भोजन तैयार करते हैं। अब भोजन बनाना कैसी अभिक्रिया है? तो रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। प्रश्न ऐसे भी यदि आपसे पूछे कि प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया है। सूर्य से प्रकाश लेते हैं, यानी सूर्य का प्रकाश, सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, एक तरह से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो यह कैसी अभिक्रिया है? तो रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है। तो बात सही है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा तो आ रहा है, लेकिन सौर ऊर्जा किसमें रूपांतरण हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया में। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अब है दो और है, सही विकल्प चुनिए, 11वां और 12वां। 11वां और 12वां। तो कहला 11वां में कह रहा है कि पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो आप लोग को पता है कि पौधे किसके द्वारा सांस लेते हैं? तब पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा, यानी जिसे स्टोमाटा कहा जाता है, यानी रंध्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रंध्र। रंध्र। 12वां में कह रहा है कि वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह क्या है? प्रश्न को आप अच्छे से समझिए कि प्रकाश वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह क्या है? जड़ है, तना है, पुष्प है, पत्तियां हैं। तो पत्तियों के द्वारा ना जी, पत्तियों के द्वारा ना कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पौधे। किसके द्वारा लेते हैं? पत्तियों के द्वारा। आप पौधे सांस लेते हैं पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा, याद रखिएगा। तो ये चैप्टर समाप्त होता है। आप लोग अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, तभी कुछ होगा, बिना मेहनत के तो कुछ होगा ही नहीं। और आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और किसी प्रकार का समस्या हो, दिक्कत किसी प्रकार को हो, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, तब ना हमें पता चलेगा कि हाँ आप लोग को क्या नहीं समझ में आया, उसे फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, एक रासायनिक अभिक्रिया में समझाया, तो रासायनिक अभिक्रिया एक भौतिक अभिक्रिया होता है। इसका स्पेशल चैप्टर एक बार मैं पढ़ा दूंगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, या रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। इसका वीडियो मैं एक बार बना दूंगा, आप लोग अच्छे से समझिए। इसी तरह कंटिन्यू वीडियो देखिए और कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि नहीं, जो मैं मेहनत कर रहा हूं उसका फल मुझे मिल रहा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग मेरे साथ बने रहिए कंटिन्यू, मैं इसी तरह का वीडियो आगे लाता रहूंगा।